हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुड़िंद शासकों के बारे में जाना था, जिसमें हमने 3 कुड़िंद काल को समझा था, जिसमें सबसे पहला था प्राचीन कुड़िंद शासक, और दूसरा था हमारा मध्यवर्ती कुड़िंद शासक, और तीसरा हमारा था उत्तरवर्ती कुड़िंद शासक। ठीक है, 3 हमने शासकों के बारे में कुड़िंद राजवंश वाले लेक्चर में कवर करा था, जिसमें हमने कुड़िंद राजवंश के प्राचीन कुड़िंद शासक, मध्यवर्ती कुड़िंद शासक और उत्तरवर्ती कुड़िंद शासकों की मुद्राओं को भी कवर करा था। देखिए, अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखें, क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस लेक्चर से ही संबंधित रहेगा। कैसे संबंधित रहेगा इसको मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, जब हमने मध्यवर्ती कुड़िंद पढ़े थे, ठीक है, जो ये मध्यवर्ती कुड़िंद हमने कवर किए थे, तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि जो मध्यवर्ती कुड़िंद शासक हैं उनके हमें किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। क्यों नहीं प्राप्त हुए थे? क्योंकि जो ये मध्यवर्ती टाइम पीरियड था, जो मध्यवर्ती कुड़िंद शासकों का समयकाल था, उस समयकाल में एक सबसे बड़ी शक्ति थी मौर्य राजवंश। कौन सी? मौर्य राजवंश इसमें सबसे बड़ी शक्ति रही थी। ठीक है, जब मध्यवर्ती कुड़िंद शासक, देखिए सर्वप्रथम हमने प्राचीन कुड़िंद शासक को कवर किया था, उसके बाद हम मध्यवर्ती कुड़िंदों में आए थे, और मध्यवर्ती कुड़िंदों में मैंने आपको बताया कि जो मध्यवर्ती कुड़िंद शासक रहे थे उनकी हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उस समय मौर्य राजवंश का उदय हो चुका था। और मौर्य राजवंश का तीसरा सबसे बड़ा, या फिर मैं कहूँ सबसे शक्तिशाली शासक था सम्राट अशोक। जो तीसरा शासक था वो कौन था? वो था सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पर मौर्य राजवंश का, या फिर मैं कहूँ मौर्य राजवंश उत्तराखंड के जो क्षेत्र थे उनमें जो छोटे छोटे प्रांत थे, उनमें जो राजा बैठे हुए थे उनको अपने अधीन कर लिया था। किसने? मौर्य राजवंश ने। और मौर्य राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? वो हुआ था सम्राट अशोक। ठीक है, अब देखिए, सम्राट अशोक के ही टाइम पीरियड पर जब सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा बनते हैं, मौर्य वंश के शासक बनते हैं, तो उसी के 8 वर्षों के पश्चात लगभग 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, लगभग 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं कलिंग का युद्ध। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में होता है कलिंग का युद्ध। ठीक है, एक कलिंग का एक युद्ध होता है। ठीक है, कब? 261 ईसा पूर्व में। अब देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था। तो मैंने आपसे कहा कि जो मौर्य वंश था, या फिर मैं कहूँ मध्यकालीन कुड़िंद के टाइम पीरियड पर जो मौर्य वंश का शासक था वो सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठने के 8 वर्षों के पश्चात एक युद्ध हुआ जिसे हमने कलिंग का युद्ध कहा। ठीक है, क्या कहा? कलिंग का युद्ध कहा। ये जो कलिंग का युद्ध है ये सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक, लिखते हुए चल रहा हूं मैं, सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच ये युद्ध हुआ था। सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था कलिंग का युद्ध।
और ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये किस ईयर में हुआ था ये भी मैंने आपको बताया, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो सम्राट अशोक के 8 वर्षों के पश्चात, सम्राट अशोक की गद्दी पर बैठने के 8 वर्षों के पश्चात 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हमने कलिंग के युद्ध का नाम दिया। अब ये जो कलिंग का युद्ध हुआ इसमें सम्राट अशोक की विजय हो जाती है और राजा अनंत क्या होता है, पराजित हो जाता है। देखिए, राजा अनंत जब पराजित हो जाता है तो सम्राट अशोक को मगध साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है। जब मगध साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है तो सम्राट अशोक कहीं ना कहीं सबसे बड़े मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कहलाते हैं। लेकिन इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो अत्यंत विनाशकारी परिणाम हुआ। ठीक है, अत्यंत विनाशकारी परिणाम इसका देखने को मिला। हजारों लाखों संख्या में लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई इस युद्ध के पश्चात। और जब सम्राट अशोक ने इतना ये सब देखा तो उन्होंने क्या करा, वे शांति की ओर चल पड़े और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को क्या करा, अपना लिया। किसके बाद, कलिंग के युद्ध के पश्चात। ठीक है, कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखिए, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके पश्चात वे शांति से रहने लगे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। अब मौर्य प्रशासन को एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो क्या करे, जो मौर्य साम्राज्य की नींव को बनाए रखे। लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी शासक, ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को बनाए रख सके। अंततः क्या हुआ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहदत्त था, बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक रहा था। अंतिम शासक रहा था। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो कौन था, वो था बृहदत्त। अब हुआ क्या, जिस समय ये बृहदत्त मौर्य साम्राज्य में राज कर रहा था, मौर्य साम्राज्य का राजा बना था, तो उसी समय एक विदेशी यमक शासक, ठीक है, विदेशी यमक शासक इमेटियस भारत पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, जब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त राजा बना, शासक बना, तो उसी समय एक विदेशी यमक शासक इमेटियस ने भारत पर आक्रमण करा। वो क्या कर रहा था, इमेटियस क्या कर रहा था, लगातार भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करे जा रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, लगातार सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करे जा रहा था और सिंध क्षेत्र वर्तमान के पाकिस्तान में ये क्षेत्र स्थित था। ठीक है, तो इमेटियस क्या कर रहा था, लगातार सिंध क्षेत्र पर हमले करता जा रहा था। अब मैंने आपसे कहा कि जो सम्राट अशोक थे वो तो बौद्ध धर्म की राह पर चल पड़े, लेकिन उनके पीछे जितने भी शासक आए, जितने भी वंश आए, वे भी क्या करते थे, वो भी शांति को अपनाते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और ऐसा ही एक राजा रहा था बृहदत्त। इसी का एक सेनापति था। ठीक है, इसी बृहदत्त का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसी बृहदत्त का
एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि पुष्यमित्र शुंग कौन था या फिर पूछे पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था, तो आपका आंसर हो जाएगा बृहदत्त का सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब जब पुष्यमित्र शुंग और बृहदत्त जब राज कर रहे थे, यानी जब पुष्यमित्र शुंग सेनापति था और बृहदत्त राजा था, तो मैंने आपको बताया कि उसी टाइम पीरियड पर एक विदेशी शासक इमेट्रियस का हमला होता है। अब यहाँ पर बात ये हुई कि जो बृहदत्त था वो भी बौद्ध धर्म को अपनाता था, क्योंकि देखो जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध विजय करा तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो बौद्ध धर्म को मानने लगे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। साथ ही वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और आगे के जितने भी शासक हुए, मौर्य वंश के जितने भी शासक रहे, मैं बात करूं बृहदत्त से ऊपर के जितने भी शासक रहे या फिर बृहदत्त जो कि अंतिम शासक रहा, वो सभी शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। ठीक है, किसी भी प्रकार के खून खराबे से उनको मतलब नहीं था। जो बात शांति से हो जाए वो बात वो कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इमेटियस तो मानने वाला था नहीं। ठीक है, शांति से तो ये मानने वाला था नहीं। अब यहाँ पर एक युद्ध की जरूरत थी। ठीक है, एक युद्ध की जरूरत थी और मौर्य साम्राज्य का ऐसा कोई शासक नहीं था जो साम्राज्य विस्तार के लिए या साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध करे। इसलिए होता क्या है, होता यह है कि इससे भयभीत होकर जो पुष्यमित्र शुंग होता है, ठीक है, जो बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है, वो इस बृहदत्त की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। यानी कि बृहदत्त की हत्या कौन करता है, स्वयं उसका सेनापति कर देता है। अब जब बृहदत्त की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, तो एक नया शासक मिल जाता है मौर्य साम्राज्य के बाद, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन आ जाता है, पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर गद्दी पर या मैं कहूँ मगध के साम्राज्य पर राज करता है, शासन करता है। ठीक है, मगध साम्राज्य का एक नया राजा मिल जाता है। ठीक है, मगध साम्राज्य का एक नया शासक मिल जाता है जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी पुष्यमित्र शुंग ने बाद में क्या करी, शुंग राजवंश की स्थापना करी। ठीक है, शुंग राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो जो शुंग राजवंश का या उत्तराखंड में शासन करने वाले शुंग राजवंश का इतिहास रहा था, वो कुछ इस प्रकार रहा था। और जो शुंग राजवंश था वो मौर्यों के पश्चात आने वाला राजवंश था, या मैं कहूँ मौर्यों का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी मृत्यु करने के पश्चात शुंग राजवंश का प्रथम शासक या संस्थापक पुष्यमित्र शुंग बनता है और मगध साम्राज्य पर वो राज करता है। अब जब पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठता है, ठीक है, पाटलिपुत्र के सिंहासन पर जब ये विराजमान होता है, तो जो मगध का संपूर्ण राज्य होता है, देखो जब सम्राट अशोक राज कर रहे थे तो पूरा भारत उनके कब्जे में था। यानी कि पूरे भारत में जितने भी शासक रहे थे, जो शासन कर रहा था, छोटे छोटे जितने भी क्षेत्र थे, वो सब सम्राट अशोक के अधीन हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो शक्तिशाली न रहे हुए शासक होते हैं, उनके आने पर ये छोटे छोटे राज्य क्या हो जाते हैं, स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो मौर्य वंश का शासक था, तब तक आते आते जो मगध साम्राज्य है या फिर मौर्य साम्राज्य है, उसका कुछ क्षेत्र ही बचा हुआ होता है। और पुष्यमित्र के शुंग राजवंश के आने के पश्चात, शुंग राजवंश के पुष्यमित्र शासक के आने के पश्चात, जब वो पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान होता है, तो जो मगध का क्षेत्र या फिर मैं कहूँ मौर्य का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है। देखो उत्तर में जालंधर से लेकर
उत्तर में जालंधर से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी तक जितना भी क्षेत्र होता है वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? वो सब आ जाता है पुष्यमित्र शुंग के अंतर्गत। इनमें जो क्षेत्र आते हैं, ठीक है, इनमें देखो, इनमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, गुजरात और उत्तराखंड का जो तराई वाला भाग होता है या तराई क्षेत्र जो होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग का जो राज चला था वो उत्तर में जालंधर यानी कि पंजाब से लेकर दक्षिण में पूरी नर्मदा नदी तक जो क्षेत्र था वो पूरा किसके अंतर्गत आता था? वो पूरा शुंग राजवंश के अंतर्गत आया था, जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और उत्तराखंड के तराई का क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है। तो उत्तराखंड के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, इनमें उधमसिंह नगर और देहरादून का कुछ भाग था, ठीक है, जो उधमसिंह नगर था और देहरादून का कुछ भाग, ठीक है, देहरादून का कुछ भाग किसके अंतर्गत आता था? ये शुंग राजवंश के अंतर्गत आता था, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ उत्तराखंड की बात करी है, ठीक है। उत्तराखंड का जो उधमसिंह नगर वाला क्षेत्र है और देहरादून का जो कुछ भाग है वो किसके अंतर्गत आता था? वो शुंग राजवंश के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मौर्य प्रशासन था या फिर मौर्य थी, उसके पश्चात उत्तराखंड में एक नए राजवंश का आगमन हुआ जिसे शुंग राजवंश कहा जाता है। और शुंग राजवंश ने उधमसिंह नगर और देहरादून के कुछ भाग में अपना अधिकार करा था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से भी मिलती है, ठीक है। इसकी जो जानकारी है वो हमें देहरादून के अंबाड़ी गांव से भी प्राप्त होती है, ठीक है। देहरादून के अंबाड़ी गांव से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में मौर्यों के पश्चात आने वाला जो राजवंश था वो शुंग राजवंश रहा था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारी है वो हमें पतंजलि से भी मिल जाती है, ठीक है। जो पतंजलि थे, देखिए पतंजलि के बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो पतंजलि थे वो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध मुनि थे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राचीन भारत के प्रसिद्ध मुनि। पतंजलि क्या थे? पतंजलि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध मुनि थे। इसके अतिरिक्त पतंजलि स्वयं पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, जिनसे हमें यह जानकारी मिल जाती है कि शुंग राजवंश का भी निवास स्थान उत्तराखंड का तराई क्षेत्र रहा था, जिनमें उधमसिंह नगर और देहरादून का कुछ भाग था। अब देखिए जो पतंजलि रहे थे उनके द्वारा ही जो अश्वमेध यज्ञ था किसका? पुष्यमित्र शुंग का, वो संपन्न कराया गया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, बोल सकता है कि जो पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ था वो किसने संपन्न कराया था? तो वो किसने कराया था? वो संपन्न कराया गया था पतंजलि के द्वारा। तो मैं यहाँ पर इसको नोट कर लेता हूँ। पतंजलि द्वारा ही पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया। तो ये जो सभी जानकारियां हैं ये किसके बारे में थी? ये सभी
पुष्यमित्र शुंग और शुंग राजवंश के बारे में थी, जिसको हमने जाना कि जो शुंग राजवंश था वो मौर्यों के पश्चात भारत में राज करने वाला राजवंश रहा था, जिसका मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदर था और उसकी मृत्यु स्वयं उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई, जिसके पश्चात पुष्यमित्र मगध साम्राज्य का शासक बना और उसने शुंग राजवंश की स्थापना करी, जो बाद में उत्तराखंड के तराई भाग में राज करने लगे। अब धीरे धीरे शुंग राजवंश अपने समाप्ति की ओर आ जाता है और एक नया राजवंश उत्तराखंड में स्थापित होता है, जिसे हम शक राजवंश के नाम से जानते हैं। और जो शक राजवंश है उसे हम अपने दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, जो शक राजवंश था वो कहीं ना कहीं भारत का राजवंश नहीं था, ठीक है। ये जो राजवंश था ये कैस्पियन सागर के निकट रहता था और ये स्खिती जनजाति से संबंधित था। होता क्या है कि उसी कैस्पियन सागर के निकट एक यूची कबीले के लोग रहते हैं, ठीक है। इस यूची कबीले के लोग जब शकों पर आक्रमण करते हैं तो शक लोग ईरान आ जाते हैं और ईरान से वो लोग भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचकर वो भारत में अपना राज करते हैं और उसी के पश्चात उत्तराखंड में शकों का आक्रमण हो जाता है और शक राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उत्तराखंड में उभरता है। तो आज के लेक्चर में हमने शुंग राजवंश को कवर करा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तराखंड के ही दूसरे राजवंश शक राजवंश के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।